दोस्तों की ननद होती है, वो अपने भाभी से कहती है कि भाभी माँ, भैया को मरे तो 1 साल हो गया, लेकिन अभी ये आपके पेट में किसका बच्चा है। अब उसकी भाभी जो कहानी बताती है वो वाकई बेहद ही भावुक कर देने वाली है। नमस्कार दोस्तों आज सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ। ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की देवरिया का। देवरिया का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विशाल। इस विशाल की शादी नंदनी नाम के लड़के से होती है सन 2007 में। शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, क्योंकि मानो ये लड़का को लग रहा था कि दुनिया में सबसे खूबसूरत बीवी मुझे मिली है, और जो लड़की थी वो भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी। इन दोनों को एक दूसरे के मन मुताबिक पति और पत्नी मिले थे, इसलिए दोनों बेहद खुश थे एक दूसरे को पा करके। जो लड़की होती है उस लड़की की शादी होती है। शादी के बाद वो विशाल के घर पे आती है। अब जो रात होता है, सुहागरात का टाइम आता है। जब सुहागरात का टाइम आता है तो जो लड़की होती है वो कमरे में विशाल का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन विशाल लगभग 11 बज जाते हैं, कमरे में नहीं जाता है। अब जो नंदनी होती है वो पति के इंतज़ार में बैठी रहती है। फिर जो उसका पति होता है उसको कुछ देर बाद कमरे में जाता है। जब कमरे में जाता है तो उसके पास वो जा कर के बैठता है, उसे 2-4 बातें चीतें करता है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, तुम ये बात किसी को बताओगे तो नहीं। वो कहती है कि आप हमारे पति हैं और मैं आपकी बातें किसी और से क्यों कहूँगी। ये पत्नी का धर्म नहीं होता है कि पति की बात या फिर पत्नी की बात इस पति पत्नी के सिवा कोई तीसरा जाने, वो भी जो जानने के लायक ना हो। यानी जो पत्नी होती है नंदनी, वो अपने पति को पूरा विश्वास दिलाती है कि आप जो कहेंगे मैं किसी से नहीं कहूँगी। फिर वो अपने पत्नी को सारी कहानी बताता है। जब सारी कहानी बताता है फिर वो सुबह होता है और जो लड़की होती है उस लड़की की आंखें सूज गई होती है। यानी उसकी आंखें इस तरह से फूली रहती है रो रो करके कि जो देखते हैं परिवार के और लोग वैसे ही समझ जाते हैं कि क्या हुआ, दुल्हन की आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है। ये दोनों रोते रोते सो जाते हैं और इस कदर रोते हैं कि दोनों की जो आंखें हैं वो सुबह होते होते आंखें और चेहरा सूज जाता है रोने की वजह से। लेकिन दोनों किसी को पता नहीं चलने देते हैं कि वो किस बात से रो रहा है, आखिर क्यों रो रहा है। फिर ऐसे ही लगातार कई दिन होता है। फिर एक रोज़ जो उसका पति होता है उसका तबीयत खराब होता है। फिर आनंद फानंद में उसको परिवार वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका कई दिन तक इलाज चलता है, लेकिन जो विशाल होता है वो दम तोड़ देता है, उसकी सांसें उखड़ जाती है, यानी वो मर जाता है। जब मर जाता है तो जो उसकी ननद होती है वो ननद अब अपनी भाभी की देखभाल में रह जाती है, क्योंकि वो उसकी भाभी जो अपनी ननद से बेहद प्यार करती थी। क्योंकि जो ननद होती है वो ननद भी अपने भाभी ज़्यादा संपर्क में रहती है, कुछ भी लेना देना रहता है। अपने भाभी को टाइम टाइम से खाना पानी हर कुछ पूछते रहती है, जो भी ज़रूरत का सामान रहता है वो देते रहती है, इसलिए वो भाभी के ज़्यादा करीब रहती है उसकी ननद। फिर अब उसकी जब मौत हो जाती है उसके लगभग 1 साल बाद जो लड़की होती है यानी नंदनी की जो ननद होती है उसकी शादी तय होती है अभिषेक नाम के लड़के से। अभी शादी तय होती है, फिर वो अक्सर बातें चीतें करती है, कभी कभार मिलने भी जाती है। जब मिलने जाती थी तो अपने भाभी यानी नंदनी को लेकर के जाती थी। कहती थी भाभी आप हमारे साथ चलिए, आप बैठे रहिएगा, मैं अभिषेक से मिल लूँगी, उससे 2-4 बातें कर लूँगी। फिर उसके साथ वो जाती थी, और जब जाती थी तो जो उसकी ननद थी वो अभिषेक के साथ चली जाती थी मिलने घूमने। अब जो उसकी भाभी रहती है नंदनी वो एक होटल में बैठे रहती है, यानी वहीं पे बैठती है, कुछ नाश्ता पानी करते रहती है, और जो उसकी ननद होती है वो अभिषेक के साथ घूमने चली जाती है। कई दिन ऐसा ही होता है। एक रोज़ जो नंदनी होती है उसकी वहीं पे तबीयत खराब हो जाती है, यानी जिस चेयर पे बैठी रहती है वहीं से वो नीचे गिर जाती है। फिर आनंद फानंद में उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये बात उसकी ननद को भी पता है चलता है, वो भी फ़ौरन अभिषेक के साथ हॉस्पिटल में जाती है।
हॉस्पिटल में जब जाती है तो वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, हमारी भाभी का तबीयत ऐसे कैसे ख़राब हो गया, क्या हुआ है। डॉक्टर वाले जो बीमारी बताते हैं उसको सुन करके जो उसकी ननद होती है उसके भी पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दरअसल डॉक्टर कहते हैं कि आपकी भाभी प्रेग्नेंट है। ये बात जब नंदनी सुनती है तो उसको भी आश्चर्य होता है। फिर हालत को देखते हुए वो अपने भाभी की देखरेख करती है। इसके बाद वो विश्वास में लेकर के अपने भाभी से पूछती है कि भाभी ये आपके पेट में बच्चा किसका है। भैया आपको मरे तो 1 साल से ज़्यादा हो गए, अभी आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई, आप माँ कैसे बन गए। फिर वो कहानी बताती है। वो बताती है, वो कहती है कि आपके भैया जब मैं शादी करके आई थी पहली रात को ही, उस रात को ही मेरे को एक वचन दिए थे। ये बोले थे कि तुम किसी से नहीं बताना, इसलिए मैं आज तक किसी से नहीं बताई। और ये वचन मेरे और मेरे पति के बीच सिर्फ था और आज मैं आपको बता रही हूँ। वो कहती है कि जब मैं शादी करके आई तो हमारे पति कहें कि अब शादी तो हमारी हो गई है लेकिन मैं ईड्स से पीड़ित हूँ, यानी मुझे ईड्स है, इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना करके। और ये बात जब मुझे पहली रात को पता चला तो मैं भी बहुत रोई और वो भी मुझे पकड़ करके बहुत रोए। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ करके रहे। लेकिन मेरे पति यानी आपके भैया मुझे विश्वास दिलाए थे और अपना उनका एक दोस्त था जिसका नाम होता है रोहित, वो रोहित से मिलवाए थे और वो कहते थे कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम इसी के साथ शादी कर लेना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ और तुम ही मुझे वचन दो कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ तुम उस चीज़ को मानोगे, तुम रोहित के साथ अपना घर बसा लोगे, उससे शादी कर लोगे। वो कहती है कि ये बच्चा रोहित का ही है, क्योंकि जब तुम चली जाती थी अभिषेक से मिलने तो इसी होटल में रोहित आया करता था और मैं उसके साथ भी सोती थी बैठती थी, यानी हमारे और उसके बीच नज़दीकियाँ थे। और ये जो पेट में बच्चा है उसका ही। अब जो उसकी ननद होती है वो हालात को देखते हुए अपने माँ बाप से बात करती है कि उसकी भाभी की शादी उस रोहित से करा दी जाए। लेकिन जो लड़के के माता पिता होते हैं वो इसके लिए कतई तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि उसके घर में रह रही है और वो विधवा बहू है और उसकी दूसरी से शादी करवा दें, यानी लड़के के माता पिता मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिर जो उसकी ननद होती है वो ननद अपने भाभी और रोहित को लेकर के वो मंदिर में जाती है और दोनों को वहीं शादी करा देती है। और शादी करा देने के बाद जो रोहित होता है वो नंदनी को लेकर के अपने घर चला जाता है। इस तरह से जो उसकी ननद थी वो अपने भाभी का उजड़ा हुआ घर, उजड़ी हुई मांग को फिर से सजा दी। और जो इसकी ननद होती है वो भी अभिषेक से शादी कर लेती है। दोस्तों, हमारी कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना, ताकि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी मानसिकता है, इस चीज़ को आप लोग जान सकें, समझ सकें। हमारी कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।